बोले साथियों, देश को सुरक्षित रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए दो तरह के सैनिकों की जरूरत पड़ती है। एक जो सीमा पर लड़ता है, दुश्मनों से रक्षा करता है, और एक सैनिक वो होता है जो अपने देश के भीतर यहाँ के दुश्मनों से लड़ता है। जो देश की सीमा पर रहता है वह गोला बारूद मिसाइल बम को लेकर के देश के दुश्मनों से लड़ करके देश को सुरक्षित रखता है, और दूसरा सैनिक विचारधारा का हथियार लेकर के यहाँ के दुश्मनों से लड़ता है। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी सैनिक माननीय नीरज जी की ने किताब के रूप में एक ऐसा वैचारिक हथियार, एक ऐसा विपन बनाया है जिसका इस्तेमाल करके हम भाजपा को जमींदोज कर सकते हैं। समाजवादी बेड़े में इन्होंने एक मजबूत वैचारिक हथियार शामिल करते हुए विद्वान लेखक नीरज जी का मानना है कि भाजपा को जमींदोज करने के लिए दलितों पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले नेताओं को महापुरुषों की विचारधारा का हथियार करना पड़ेगा, और बिना ये किए, क्योंकि हम जिस जाति के नेता हैं हम उसी जाति के लोगों के तो बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सबको जोड़ने के लिए हम जब तक विचारधारा नहीं अपनाएंगे, हम सबको जोड़ करके मजबूती से विचारधारा को हथियार बना करके तभी हम भाजपा को जमींदोज कर पाएंगे। ये माननीय नीरज मौर्य जी ने अपनी किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी किताब के बारे में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति स्वागत में कुछ शब्द कहें। आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित हमारे गुरु जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आदरणीय वीरेंद्र मौर्य जी का सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ है। उम्र के लगभग 1 शतक पूरे कर रहे हैं। लिखा पढ़ी में 96 साल की उम्र है, और एक छोटी सी घटना बताने के बाद मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊंगा कि माननीय हमारे आदरणीय वीरेंद्र मौर्य जी फर्स्ट ईयर और इंटर में इन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया, और मैं जब ग्रेजुएशन करने लखनऊ आया तो विद्यार्थ हिंदू डिग्री कॉलेज में आप यहाँ पे प्रोफेसर थे, तो आपसे हमको भी शिक्षा मिली, और आज वो हमारे बीच में है। हम उनसे जब मिले और उनको आमंत्रित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उन्होंने जब नाम सुना, उन्होंने कहा आएंगे अखिलेश जी, ऐसे ही यही शब्द थे आगे। हमने कहा बिल्कुल, आपको समय दिया है, और आज हमारे बीच में वो बैठे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच पे प्रसिद्ध उपन्यासकार बड़े भाई समान वीरेंद्र सारंग जी बैठे हैं। पूर्व में IAS रहे, और मंडल आयोग की जब रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू हुई तो उस समय चंद्रपाल जी तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह जी के साथ काम कर रहे थे। ऐसे वरिष्ठ IAS भाई चंद्रपाल जी हमारे बीच में
पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, बहन आराधना मौर्य जी जिन्होंने अभी गीत सुनाया, दाहिनी तरफ बैठे हैं हमारे विज्ञान पीजी कॉलेज के प्रोफेसर भाई मनीष हिंदवी जी, उनके बगल में हमारे राम गणेश जी रिटायर्ड प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी, और आज जिस पुस्तक का विमोचन अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है उसके प्रकाशक भाई दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी, डीपी मिश्रा जी हमारे पास साथ बैठे हैं। और इस सभागार में बैठे सभी हमारे देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आज इस प्रतिष्ठान में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सबने और विशेषकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे छोटे से अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना अमूल्य समय जो हम लोगों को दिया है, हम लोग सदैव इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। और इस हाल में हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं उन सब का पुनः स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, और जैसा कि आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसका शीर्षक है दलित एवं पिछड़ों के वोटों से सत्ता। वैसे मैं कोई लेखक नहीं हूं, लेकिन लगातार हम लोग समाज में, क्षेत्र में जब काम करने के लिए निकलते हैं, जाते हैं, और उसके अलावा जब हमारे देश में जातियों की गणना की बात आती है, तो चूंकि जातिवार जनगणना 1931 में आखिरी बार हुई थी, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो 1980 में पेश की उसमें कहा है कि हमारे देश के अंदर 52% पिछड़ी जात के लोग रहते हैं, 24% दलित समाज के लोग रहते हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 76% इनकी संख्या होती है और बगैर इनके कोई सरकार बन नहीं सकती। सरकार बनाने वाले ये लोग आज कहां खड़े हैं? आज सरकार में इनकी क्या भागीदारी है? सरकार से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं और सरकार को इनके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत से विषय इस पुस्तक के अंदर मैंने लाने की कोशिश की है। जो कि मैं लेखक तो हो नहीं, लेकिन मेरे मन में पिछले 4 साल से, 5 साल से ये चल रहा था कि दलित पिछड़ों पे कुछ लिखा जाए। और इस पुस्तक को बनाने में हमारे जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, किसी का थोड़ा सहयोग है, किसी का ज्यादा सहयोग है। मैंने कुछ लोगों का वर्णन पुस्तक में किया है, लेकिन कुछ लोगों का वर्णन पुस्तक पे नहीं आया है, लेकिन उनका स्थान मेरे हृदय में है। और जब ये पुस्तक मेरे सामने आएगी तो उन लोगों की याद मुझे रहेगी। ऐसे एक डॉक्टर रोहनलाल आर्या जी बहुत बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ अधिकारी थी सरकार में, सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज वो स्वास्थ्य कारणों से यहां नहीं आ पाए। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे भाई डीपी मिश्रा जी जो इसके प्रकाशक हैं, इनका भी साथ अगर मुझे न मिलता तो शायद ये पुस्तक बन के आज तैयार न होती। इस पुस्तक में जो राजीव रतन जी, डॉक्टर राजीव रतन मौर्य जी आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, इनका भी सहयोग मिला है। और हमारे एक साथी भाई प्रेम प्रकाश गुप्ता जी जो पीछे मौजूद हैं, उन्होंने भी हमारी इसमें मदद की है। और जिनके बगैर शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, ऐसी हमारी धर्मपत्नी रश्मि मौर्य जी ने भी इसमें हमारी मदद की है।
तो मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए और आपसे ये कहते हुए कि जब हम लोग किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, किसी ऐसे रास्ते से निकलते हैं जहां पर कूड़े का ढेर लगा होता है, उन पे कोई बच्ची, कोई महिला, कोई युवक जब कचरा खोद रहा है, उस कचरे से वो कचरा निकालता है जिसको बेच के वो अपना जीवन यापन करता है, तो मैं उनकी तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है इसमें से कोई दलित या ओबीसी ही होगा। जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होती हैं, उनमें लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनको देख के लगता है कि ये कोई दलित और पिछड़ा ही होगा। जब हम गांव में जाते हैं तो आज हमारे देश के अंदर कुपोषण की तादाद हमारे यहां पे जो एवरेज आया है वो लगभग 48% का है। 48% बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। कौन है वो बच्चे? और जब अभी कुछ दिन पहले एक हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, 155 देशों की सूची में जो पहले नंबर पे है वो कम भुखमरी का शिकार है और जो आखिरी पे है वो ज्यादा है। तो 155 में भारत का नंबर स्थान 107वें नंबर पे है। ये हंगर इंडेक्स में जो 107वें नंबर पे है, ये कौन लोग हैं? ये यही दलित और पिछड़े लोग हैं, जिनकी रोटी में, जिनकी थाली में या तो किसी रात को खाना ही नहीं मिलता, और कभी मिलता है तो आज दाल मिल गई तो रोटी नहीं है, रोटी मिल गई तो दाल नहीं है। और जो न्यूट्रिशियन की बात आज हो रही है, पूरे देश में लोग न्यूट्रिशियन लेने के लिए जाते हैं, उनको बेचारों को आलू के साथ रोटी खाते मैंने देखा है गांव के अंदर। हम लोग गांव में जाते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे समर्थन मांगते हैं, और जब हम लोग चुनाव जीत के या नहीं जीत के उनके बीच में जाते हैं तो वो उम्मीद भरी निगाहों से हम लोगों की तरफ देखते हैं कि मैंने अपना वोट आपको दिया है, हमारी स्थिति कब सुधरेगी। तो साथियों, हमने इस पुस्तक में दलितों पिछड़ों के आंकड़े भी लिए हैं। आजादी के 77 साल में उनके जीवन में जो सुधार हुआ है उसका भी विवरण है, लेकिन सुधार जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस पुस्तक में हमारे जो बहुत महापुरुष हैं उनके जीवन संघर्ष की गाथाएं भी हैं, और इस पुस्तक में कैसे युवा, दलित और पिछड़ा युवा, कैसे वो अपने वोट की ताकत को जाने और वोट की ताकत को जानने के साथ साथ उस वोट का सही इस्तेमाल करना कैसे जाने, आज तमाम विषयों पे हमने कोशिश की है। हमने उनको उतारा है लफ्जों में। हो सकता है कहीं कुछ सेंटेंस में या लिखने में, क्योंकि मैं लिखने वाला व्यक्ति तो हूं नहीं, लेकिन मेरे मन में जो उद्गार थे उनको मैंने सोचा एक पुस्तक का रूप दिया जाए। जब तमाम कागज बनके तैयार हुए, मेरे ऑफिस में मेरे उस पर बंडल पड़े हैं, और वो जब बने तो जो मैंने जिन लोगों की चर्चा की उनका सहयोग न मिलता तो शायद ये किताब का रूप न बन पाता। तो मैंने ये कोशिश की है, और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब अपनी पुस्तक का ये पूरा उनको दिखाया बताया, तो एक ही बार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे 1 अक्टूबर का समय दिया, और आज वो हमारे बीच में हैं, आप सब उसके गवाह हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पुस्तक से जो लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने के बाद अगर कहीं कोई कमी लगे तो मैंने अपना नंबर भी इसमें दिया है ताकि वो हमें इसमें सजग कर सके, और हम सब लोग मिलके समाज को एकजुटता में, एक धागे में बांधने के लिए कैसे काम करें,
उसी की एक ये मेरी छोटी सी पहल है, छोटा सा प्रयास है। आप सबने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिया, आप सब लोगों ने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए और एक बार फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।